तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10वीं की रसायन शास्त्र, जिसे हम केमिस्ट्री इंग्लिश भाषा में भी कहते हैं। तो मैं इसके लिए हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों में वीडियो बनाऊंगा कक्षा 10 के लिए, ठीक है। तो आज हम अभी हिंदी भाषा में व्याख्या करने वाले हैं रसायन की जो पाठ है, ठीक है। तो रसायन का पहला पाठ होता है 10वीं कक्षा में। रसायन का पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम इसमें हर चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो छोटी से छोटी हो और बड़ी से बड़ी हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से कवर हो जाए, कोई भी चीज़ हमारा मिस ना हो, ठीक है। तो देखो जी, तो पहला रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन ही जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखो, रासायनिक सॉरी, आई थिंक ये मूव कर गया। तो देखो जी, रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है। तो देखो, कोई भी जब परिवर्तन होता है, किसी भी रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो परिवर्तन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, जिसको फिजिकल चेंजेस भी कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो जो केमिकल चेंज कहलाता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें जो बार बार घटित होता है, ठीक है। वह घटना जो बार बार घटित हो उसे हम भौतिक परिवर्तन, जैसे कि एक हम अपने दैनिक जीवन में जो देखते हैं उसी को लेकर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि विद्युत बल्ब का जलना। अब विद्युत बल्ब को हम कितनी भी बार जला सकते हैं, ठीक है। स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, ये है एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन का भी हम जान लेते हैं कि दैनिक जीवन में हम क्या उपयोग है उसका, कैसे समझ सकते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन का एक साधारण सा उदाहरण है दूध से दही का बनना। ये उदाहरण हमें हमेशा सुनने को मिलता है, ठीक है। तो यह आसान सा है, जो हमारे दूध होता है घरों में, अगर हम दूध से दही को एक बार बना दे तो हम वापस दही को दूध नहीं बना सकते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। मतलब हम परिवर्तन बस एक ही बार कर सकते हैं, हम उसको वापस नहीं कर सकते। दूसरी बार करने के लिए हमें दही से दूध बनाना होगा, तो दूसरी प्रक्रिया होगी, वापस दूध से दही बनता, ठीक है, तब बात करते हैं। लेकिन परिवर्तन यहाँ पर एक बार हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन जो बार बार घटित हो घटना है, ठीक है। तो ये हमारा था साधारण सा व्याख्या रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का। अब देखो जी, आगे हम चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या है। तो देखो, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जो दूध से हमने दही बनाया था वो कैसे बना, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बना, ठीक है, ठीक है जी। आगे देखते हैं एक और उदाहरण, नहीं, चलिए आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। तो देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं। पहला भाग अभिकारक कहलाता है एंड दूसरा भाग उत्पाद कहलाता है। देखो जी, जब हम जल का उदाहरण एक बार लेते हैं, ठीक है जी। तो देखो जी, ये हमारे पास H2 हो गया, H2, और यहाँ पर हमारा हो गया O2, ठीक है। H2O2 मिल करके हमें क्या देता है जी, H2O। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके हमें H2O दे रहा है, जल दे रहा है। तो देखो जी, अब ये जो भाग है, इस भाग को हम क्या बोलेंगे। अब ये जो येलो वाला जो मैं भाग दिखा रहा हूँ, इस भाग को हम बोलते हैं अभिकारक। जो देखो, अभिकारक का हम सामान्य परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं,
ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, तत्पश्चात हमें जल का अणु मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये हमारे अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इन्हें अभिकारक कहा जाता है। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया के से बनने वाला नया पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है, जो कि हमारे यहाँ पर जल बना है, अब इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया उत्पाद। ठीक है जी। हमने अभिकारक और उत्पाद में अंतर समझ लिया कि अभिकारक क्या है, कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उसी प्रकार उत्पाद क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो पदार्थ बनता है, मतलब जो नया वाला पदार्थ बनता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब अभिकारक को इंग्लिश में, अगर अंग्रेजी में पूछा जाए तो रिएक्टेंट बोलते हैं, और उत्पाद को अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो अभिकारक और, अब देखो कुछ ऐसे फैक्ट चीज होने चाहिए जो दोनों चीज को अलग करे। हम यहाँ पर एरो का उपयोग किए हैं इसलिए ताकि हम ये बता सके कि कौन सा भाग उत्पाद है और कौन सा भाग अभिकारक है। तो देखो जी, अब देखो जो तीर वाला ये चिन्ह है, तीर के जो दाहिने साइड होता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है, और जो बाएं साइड होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अभिकारक कहलाता है। ठीक है जी। तीर का हम उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अभिकारक और उत्पाद को अंतर बता सके कि कौन सा भाग अभिकारक का है, कौन सा भाग अभिकारक का है, कौन सा भाग उत्पाद का है। ठीक है जी। तो देखो तीर के जो दाहिने ओर है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, हमारा उत्पाद कहलाया। और जो तीर, जो ये जो तीर दिख रहा है, तीर के मतलब चिन्ह के, इसको चिन्ह भी बोलेंगे, कोई भी चिन्ह आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो हम जो चीज यूज होती है हम उसी को यूज करते हैं। तो तीर के हर जगह पे आपको तीर ही देखने को मिलेगा, तो इसलिए तीर का यूज किए हैं। अब तीर के इस साइड वाला भाग, दाहिने साइड वाला भाग हमारा उत्पाद कहलाता है, और तीर के बाएं साइड वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा अभिकारक। ठीक है जी। देखो वही लिखा है इसमें, इस शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य में एक तीर स्थान लगाकर दर्शाया जाता है। हमने तीर स्थान लगाकर दर्शाया, ये वाला तीर लगाया था हमने। ठीक है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर अंकित करता है और अभिक्रिया होने की दर्शाता है। देखो अब तीर क्या बतलाता है हमें कि जो अभिक्रिया है, अब देखो कोई भी तीर होता है तो वो अपनी सिरा की ओर ही भागता है, मतलब इधर होता है, जिस तरफ उसका सिरा है वो उसी दिशा में जाता है, जा रहा होता है। ये ऐसा हमें चीजें पता है। ठीक है। तीर किस दिशा में जाता है, जिस दिशा में उसका सिरा है। तो देखो अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है, जिस दिशा में उसकी सिरा है। ठीक है। तो देखो यहाँ से ये अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया इस तरफ से जा रही है, मतलब बाईं ओर से दाहिनी ओर जा रही है। ठीक है। अब देखो जब एक उत्पाद हो तो हम कुछ नहीं लिखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं 2 क्लोरीन लिख दूं तो हम इसके लिए इसमें हम प्लस का कहीं चिन्ह उपयोग नहीं किए हैं। ठीक है जी। हम 2 क्लोरीन लिखने के लिए इसमें प्लस का चिन्ह उपयोग नहीं किए हैं। बट यदि एक से ज़्यादा प्रकार के अभिकारक आ रहे हैं, देखो इसमें हाइड्रोजन भी अभिकारक है और ऑक्सीजन भी अभिकारक है, तो इसीलिए ये 2 टाइप के अभिकारक हो गए। इसको हम कैसे बता सकते हैं, मतलब इनको कैसे इंगित करें, तो इसको इंगित करने के लिए हम धन का चिन्ह का उपयोग करते हैं, मतलब प्लस चिन्ह लगाते हैं। अगर यहाँ पर जल के साथ भी, उत्पाद के साथ भी यदि कोई ऐसा पदार्थ निकल रहा होगा तब भी हम धन का उपयोग करेंगे, और जो भी होगा हम उसको लिख देंगे। ठीक है। तो ये हमारी चीजें हो गई तीर के बारे में। ठीक है जी।
अब देखो अगली बात क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, हम अब जैसे हमने बोला था कि हम ये बोल रहे थे कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन, मैं ऐसे लिखता हूँ हाइड्रोजन मतलब इतना पूरा लिखना पड़ेगा, फिर हमें लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें जल देता है। तो हम इन शब्दों को लिखने के बजाय अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं कि हम इनके सूत्रों का उपयोग करते हैं। हमें चीज़ें पता है कि हाइड्रोजन का सूत्र हम H2 लिखते हैं, H2 होता है, एंड ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, वो होता है हमारा O2। ठीक है जी। तो देखो अब क्या हो रहा है कि H2O2, अब ये जो हमने चीज़ लिखा है ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और इससे हमारा समय का भी बचत हो रहा है, इसीलिए हम इन चीज़ों को उपयोग करते हैं ताकि हमें आसानी हो चीज़ें लिखने में और हमारा जो समय है वो भी कम लगे। तो H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, हमने यहाँ पर छोटा सा लिखा है तो क्योंकि इतना बड़ा लिखना पड़ेगा हमें, तो आप वो समझ लेना चीज़ें। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब क्रिया क्या, अब यहाँ पर जल, तो जल का सूत्र क्या लिखते हैं, तो जल का सूत्र को H2O लिखा जाता है, H2O। ठीक है जी, जल के सूत्र को H2O लिखा जाता है। तो ये चीज़ें हो गई, हमने यहाँ तक पॉइंट के बारे में पढ़ लिया है, इन सारे बिंदुओं को हमने पढ़ लिया है। अब अगला देखते हैं कि क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होती है। अब देखो हमने जो H2O और देखो यहाँ पर जो हमने हाइड्रोजन लिखा था, मतलब ये वाला भाग, देखो जी ये वाला भाग हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा था, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा है। देखो जी यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन लिखा था, एक ऑक्सीजन लिखा था, और हमने बनाया क्या, हमने बना दिया एक H2O। ठीक है, हमने एक जल बना दिया। अब देखो हो क्या रहा है चीजें कि हमने इतना लिख लिया, बट लेकिन क्या इसमें सारे परमाणु, सारे तत्वों के जो परमाणु है वो समान है, दोनों तीर के दोनों तरफ। तो क्या तीर के दोनों तरफ समान है, तो हम इस पे चेक एक बार जांच कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या तो दोनों तरफ समान है। और जब ऑक्सीजन को हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर हमें एक ही ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो हमें यही चीज़ बता रहा है कि तीर के जो दोनों तरफ भाग हैं उसमें परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कितने परमाणु हैं, देखो जी हाइड्रोजन का देखो मैं बताता हूँ, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसमें कितने हैं, इसमें भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, मतलब एक परमाणु की कमी हो गई। तो ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित नहीं है, हमें इस अभिक्रिया को संतुलित करना होगा। तो आइए इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो देखो जी क्या हो रहा है यहाँ पर। तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी होगी उस तरफ हम कुछ संख्याओं से गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पर संख्या 2 से गुणा कर देते हैं। अब ये बन गया 2H2O। ठीक है जी। अब देखो जो हम कह रहे थे वो तो चीज होने वाला है। मैं एक बार जरा इसको साफ कर लेता हूँ।
देखो जी, यहाँ पर तो हमें 2 हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन वाला परमाणु है वो तो संतुलित हो गया, परंतु हाइड्रोजन का परमाणु असंतुलित है। तो हम हाइड्रोजन को सॉरी हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए तो हम हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है उस तरफ संख्याओं से गुणा करेंगे। तो हमें यहाँ पर 4 हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, तो हमें इस तरफ 2 से गुणा करना होगा। तो हमें 2 दूनी का 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया, मतलब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। ये अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। अगर हमें कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके जल बनाना हो तो हम उसे इस तरफ से लिख सकते हैं, 2H2 प्लस O2 हमें दे रहा है 2H2O। ठीक है जी। अब ये जो समीकरण है, ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। देखो, अब हमने देखो यहाँ पर ये पॉइंट छोड़ा था कि हम आगे बताएंगे। अब जो ये वाला जो चीज बन गया, ये एक समीकरण हो गया है हमारा। ठीक है, ठीक है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया तो होगी ही। आप जब प्रयोगशाला में जाओगे तो वहाँ पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाना होगा। तो उस चीज को आप अपने कॉपी में, नोटबुक में कैसे लिखेंगे, इसी चीज को हम समीकरण का रूप देते हैं, इसी को हम समीकरण बोलते हैं। तो हम समीकरण के रूप में अभिक्रिया को, कोई रिएक्शन को, कोई क्रिया को लिख रहे हैं, वही समीकरण कहलाता है। तो यही एक पॉइंट बता रहे थे कि किसी रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। देखो, अब ये बोल रहा है कि जो असंतुलित समीकरण है वो एक कंकाली समीकरण है। कंकाली का मतलब है कि अधूरा है, मतलब एक ऐसी मूर्ति है जो कि अभी पूरी नहीं हुई है, अभी उसमें बहुत सारे कार्य बाकी है, काम बाकी है। मतलब वो मूर्ति जो है ना, ये पूरी तरह से पेंट ओंट हो गई है मूर्ति। अब जो हमने ये वाला भाग लिखा था, ये वाला अभिक्रिया असंतुलित समीकरण है। ठीक है जी। H2, ये वाला जो देखो, जो रेड वाला है, ये वाला तो संतुलित हमने अभी किया। और जो हमने पहले लिख रखा था, शुरू से जो हमने पढ़ रहे थे, वो ये वाला असंतुलित समीकरण है। तो असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण, अधूरा समीकरण कहा जाता है। इसे हमें संतुलित करने की आवश्यकता होती है। आप किसी भी समीकरण को असंतुलित नहीं छोड़ सकते हैं, वो परीक्षा में आपका गलत हो जाएगा। तो हमें उसको संतुलित करके ही आना है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। एक प्रश्न आएगा आपके सामने कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो आपको ये उत्तर लिख के आना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब हम देखो इस चीज की व्याख्या करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि तभी तो हम इस पूरे वाक्य को समझ पाएंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहले जानते हैं कि क्या होता है। तो देखो, अब देखो यहाँ पर आपको ज्ञात होनी चाहिए कि जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है वो लगभग एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक होता है, एक इकाई होता है। एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 इकाई होता है। ठीक है जी।
अब देखो यहाँ पर कितने दो हाइड्रोजन है, तो कुल दो हाइड्रोजन मतलब एक एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक है और कुल हाइड्रोजन की संख्या दो है, मतलब इस तरह से हम लिखेंगे। उसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है और कुल संख्या ऑक्सीजन की 2 है, ठीक है। उसके बाद तीर के बाद दो हाइड्रोजन है, मतलब 2 इंटू एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान और प्लस एक ऑक्सीजन है, तो हम इसमें 16 जोड़ देंगे, ठीक है जी। अब हम इसको जरा आगे देखते हैं कि क्या बनता है। तो देखो एक दूनी का दो, मतलब यहाँ पर दो बन गया हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 हो गया। यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34। अब इस तरफ देखते हैं, तो इस तरफ हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 2 और ये कितना है 16, तो 16 2 18। अब देखो जी यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिला, जब हम असंतुलित समीकरणों को देख रहे हैं जो तीर के दोनों तरफ द्रव्यमान संरक्षित नहीं है। देखो यही बोल रहा है कि जो द्रव्यमान है वो ज्यों का त्यों रहना चाहिए। कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें जो अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया होने के पश्चात द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहना चाहिए, मतलब वो स्थिर रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। यदि यहाँ पर 34 है तो यहाँ पर भी 34 आना चाहिए था, बट यहाँ पर लेकिन यहाँ पर 18 हो गया है, मतलब द्रव्यमान में कमी है। तो मतलब ये वाला जो समीकरण हमने लिखा है, ये वाला, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन नहीं करता है, इसीलिए तो इसको असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है जी। अब देखो इसमें जरा देख लेते हैं, तो चार, देखो इसमें कितने कुल कितने परमाणु थे हाइड्रोजन के, तो चार, तो चार परमाणु और एक परमाणु का द्रव्यमान एक। इसमें कितने परमाणु थे, इसमें कुल परमाणु थे 16 और सॉरी इसमें एक परमाणु का द्रव्यमान 16, दो कुल परमाणु 2, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी का 32 और 4 36, ठीक है जी। एरो के तीर के बाईं तरफ 36 आ चुका है, तीर के दाईं तरफ देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो देखो जी तीर के दाईं तरफ तो हमने हाइड्रोजन के लिए निकाला था, एक H2O के लिए 18 हो रहा है, तो दो H2O के लिए क्या निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ये वाला हमने यहाँ से लिया है ना, इसके लिए हमने 18 निकाला था, तो हम इसके लिए इसमें बस 2 से गुणा ही तो है, पूरे चीज़ में, इस पूरे चीज़ में 2 से गुणा है, ठीक है। तो हम 2 से 18 में गुणा कर देते हैं, देखो जी तो ये बन गया हमारा 36। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिली है कि यहाँ पर भी 36 मिला और यहाँ पर भी 36 मिला, मतलब ये वाला जो चीज है संतुलित समीकरण, इसमें द्रव्यमान संरक्षित रह रहा है, द्रव्यमान नियत रह रहा है, द्रव्यमान स्थिर है, द्रव्यमान फिक्स है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये संतुलित समीकरण है। और इसमें क्या हो रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, तो ये वही चीज बता रहा है, ये जो हमने पॉइंट देखा था ये बिंदु, तो ये वही बता रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का पालन होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो नहीं, हमने ये वाला पॉइंट देखा था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलित किया जाता है। हमने ये देख लिया कि जो रासायनिक समीकरण जो संतुलित है उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन हो रहा है, असंतुलित वाले में नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं जी, तो देखो आगे बोल रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ना ही द्रव्यमान में कमी आएगी ना ही द्रव्यमान में वृद्धि होगी, ठीक है। अगर आपके पास कोई कमी और वृद्धि आ रही है तो उस समीकरण में कोई ना कोई त्रुटि अवश्य होगी, जैसे कि हमने इसमें देखा था असंतुलित समीकरण में, इसमें त्रुटि थी, हमने त्रुटि को संतुलित कर दिया तो ये हमें ऊपर वाला समीकरण मिला, ठीक है। तो ये वही चीज बता रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। वही चीज हमने वही चीज पढ़ा कि जो जितने भी उत्पाद तत्व होंगे, मतलब
तीर के दाईं तरफ उनका द्रव्यमान और जितने भी अभिकारक तत्व होंगे तीर के बाईं तरफ उनका द्रव्यमान समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 36 और 36 समान आया था। ठीक है जी, ये वही चीज बता रहा है। आगे बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद और रासायनिक अभिक्रिया के पहले तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ये वाला चीज जी हमने पहले ही संतुलित करके सीख लिया था। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 दूनी का 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ठीक है, तो सभी चाहे अभिक्रिया के पहले हो चाहे अभिक्रिया के बाद हो उनकी संख्या जो होती है परमाणुओं की वो समान रहती है। अब देखो जी, ये कह रहा है कि कंकाली समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड और इंस्पेक्टिंग मेथड के उपयोग से संतुलित किया जा सकता है। जो चीज हमने अभी किया उसी को हम हिट एंड ट्रायल, इसको हम संतुलित करने के लिए 2 से गुणा किया और फिर 2 से इसमें जल वाले में गुणा किया, 2 से हाइड्रोजन वाले में गुणा, इसी को हम हिट एंड ट्रायल मेथड एंड इंस्पेक्टिंग मेथड भी बोलते हैं। देखो, अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती है। कोई संयोजन अभिक्रिया होती है, कोई वियोजन अभिक्रिया होती है, कोई विस्थापन अभिक्रिया होती है, कोई द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया होती है, कोई उपचयन अभिक्रिया होती है, कोई अपचयन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है कि 2 परमाणु जुड़ते हैं और एक नए परमाणु का निर्माण करेंगे। वियोजन अभिक्रिया में एक ही अणु टूट करके, एक पदार्थ टूट करके 2 नए पदार्थ देगा। विस्थापन अभिक्रिया में कोई अणु का परमाणु किसी दूसरे अणु के परमाणु के साथ विस्थापित हो जाता है। इसी प्रकार की ये सारी अभिक्रिया होती है। संक्षारण और विकृत गंधिता उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होते हैं। ठीक है, जो भी हम लोहे में जंग वगैरह देखते हैं वो एक प्रकार का संक्षारण है। और जो भी हमारा भोजन हम पकाते हैं तो उसमें अगर आप भोजन को कुछ दिन के लिए रख दोगे तो उसमें एक गंध आने लगता है। वो सारी एक प्रकार की अभिक्रिया के कारण होती है। उस अभिक्रिया को उपचयन बोला जाता है। इंग्लिश में इस चीज को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। आई एम नॉट श्योर, बट मैं इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, पक्का नहीं हूँ, बट मुझे ज्ञात है कि ऑक्सीडेशन ही बोला जाता है उपचयन को। ठीक है जी, तो इस चीज को यहाँ इस पॉइंट तक हमने डिस्कस कर लिया। आगे की बातों को हम ध्यान देते हैं। तो आगे की बात बता रहा है कि एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाता है। अभी तक हमने जो भी किया है उसमें हमने अभिकारक लिया था, उत्पाद लिया था। ठीक है, बट हमने ना ही हाइड्रोजन के भौतिक अवस्था को दर्शाया ना ही ऑक्सीजन के भौतिक अवस्था को दर्शाया है। तो चलिए हम इस चीज को भी कर ही लेते हैं। देखो जी, हाइड्रोजन की जो भौतिक अवस्था होती है, जो सामान्य तापक्रम पर हाइड्रोजन जो होता है वो सदैव ही गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब गैस के रूप में प्रेजेंट होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो भी एक प्रकार का गैस होता है, मतलब वो भी गैसियस फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। देखो जी, ऑक्सीजन जो होगा वो भी, परंतु जब हम जल की बात करेंगे तो सामान्य तापक्रम पर द्रव के रूप में प्रेजेंट होता है। द्रव को हम इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं, इसीलिए हम इसको एल से संकेत किया, हमने इसको एल से संकेत किया है। और गैस को इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं, इसीलिए हम इसको जी से संकेत किए हैं। यदि कोई ठोस होगा तो ठोस को हम सॉलिड बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए हम इसको एस से डिनोट संकेतित करते हैं। ठीक है जी, दर्शाते हैं। आगे देखते हैं कि आगे की बातें क्या हो रही है। ये हमने पढ़ लिया सांकेतिक भाषा और उसकी भौतिक अवस्थाओं को। तो कह रहा है, देखिए जी, अब इसमें हम
सारे अभिक्रियाओं के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो सबसे पहले अभिक्रिया, हम संयोजन अभिक्रिया की बात करेंगे। हम इसका उदाहरण भी लेके चलेंगे। देखो जी, तो संयोजन अभिक्रिया कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल नया उत्पाद बनाते हैं। एकल का मतलब होता है कि केवल एक। इसमें क्या हो रहा है कि कम से कम दो पदार्थ मिलेंगे और एक नए पदार्थ का उत्पाद करेंगे। आप ये उदाहरण को ले सकते हो कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ये पदार्थ हो गया, एक ये पदार्थ हो गया, दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का, ये वाला उत्पादन कर रहे हैं एक नए पदार्थ का, तो हम इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी। अगली अभिक्रिया कहलाएगी जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो ऊष्मा के लिए दो अभिक्रिया दिया गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंड ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसको होने के लिए ऊष्मा का होना आवश्यक है उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और वह अभिक्रिया जो जिसको होने के लिए उस जो होने पर हमें ऊष्मा देती है, जिससे जिससे ऊष्मा मुक्त होता है, कोई अभिक्रिया जिससे ऊष्मा मुक्त होगी उसे हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी होने के लिए उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम जो अपने घरों में पानी को उबालते हैं तो वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उबालने के लिए हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब आप पूछोगे कि कौन सी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो हम उसके लिए तापक्रम जो कि गैस से हम दे रहे हैं वो हीट ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, हीट ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो वो पानी गर्म हो रहा है, गर्म होकर वो वाष्प बन रहे हैं, मतलब एक प्रकार से गैस बन रहा है। तो उसमें क्या हो रही है, इस अभिक्रिया को यदि हम उस पानी को गर्म ना करेंगे तो जल के रूप में ही रहेगा, वो गैस के रूप में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो गई, तो इसको हम बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। अगर आप किसी चूना को लेकर आए, चूना पत्थर जो हम घरों में उपयोग करते हैं, अगर आप चूना पत्थर को एक ठंडे पानी में डाल दोगे तो आप देखोगे कि कुछ समय के पश्चात वो पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि चूना पत्थर उस जल से अभिक्रिया करके ऊष्मा मुक्त कर रहा है, तो ऊष्मा मुक्त कर रहा है, इसलिए वो पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है जी। और अगली अभिक्रिया क्या है? अगली अभिक्रिया है कि ऊष्मा अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाएगी। तो जो भी अघुलनशील पदार्थ होंगे, अगर वो अभिक्रिया कराएंगे, यदि हम किसी भी अघुलनशील पदार्थ को हम पानी में डाल रहे हैं तो हम कुछ समय बाद ये देखेंगे कि वह पदार्थ उस पानी के नीचे तल में जाके बैठ गया है। तो इसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया पहले बोलेंगे। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है जी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्वि है ये, द्वि है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो भिन्न अणुओं के समूहों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका उदाहरण हम आपको देते हैं। हम यहां पर करते हैं उदाहरण। ठीक है जी, सॉरी, देखो जी, यहां पर हमने ले लिया HCl, इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है जी, एक एसिड है और हमने एक अम्ल है और हम एक भस्म ले रहे हैं NaOH, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या हो रहा है कि देखिए अब यहाँ पर जो H है, ये H जल के साथ आ जाएगा तो ये बन जाएगा H2O
और ये जो सोडियम है Na है, ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिल करके Cl मतलब क्लोरीन होता है, NaCl बना रहा है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इस अभिक्रिया को बोलेंगे कि यह अभिक्रिया एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि दो अणु हैं। देखो जी, पहला अणु तो ये NaOH है, दूसरा अणु HCl है। इन दोनों अणुओं में इनके तत्वों का आदान प्रदान हो रहा है। इस अणु में से इसमें से हाइड्रोजन जो है वो H2O में आ गया और इस क्लोरीन जो है वो Cl में आ गया। ठीक है जी, ये NaCl के साथ जुट गया ऐसे, और ये हाइड्रोजन H2O के साथ जुट गया। तो यहाँ पर तत्वों का आदान प्रदान हो गया दो अणुओं के बीच। इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे कि यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। वैसी अभिक्रिया जिसमें तत्वों का आदान प्रदान होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें तत्वों का आदान प्रदान होता है दो भिन्न अणुओं के बीच, उसे हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं देखो जी, अब अगली बात करते हैं। अगला बात है कि अभिक्रिया में पदार्थों के ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। तो देखो, ये चीजें आम बात है। जब कोई अभिक्रिया होगा तो या तो उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का, या तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी, या तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, या ऑक्सीजन गैस ऐड होगा, या ऑक्सीजन गैस का योग होगा, या हाइड्रोजन गैस का योग होगा। इन अभिक्रियाओं को हम आगे प्रश्न में व्याख्या करने वाले हैं। इसको हम देखेंगे कि प्रश्न में कैसे आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए इसको रहने देते हैं। ऑक्सीजन का योग, अब देखो, ऑक्सीजन का जब योग होता है तो हम उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं या उपचयन बोलते हैं। ठीक है, और जब ऑक्सीजन का ह्रास, और देखो ऑक्सीजन का योग होना चाहिए या हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो हम उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण क्रिया बोलेंगे, या हम उसको क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को अंग्रेजी भाषा में ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। तो देखो जी, एक उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। देखो, जल वाला उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, जल वाला देखो क्या था। जल वाला था कि हमारे पास H2O था। अब H2O हम क्या कर रहे थे कि H2O में सॉरी हमने H2 लिया था ना, हमारे पास H2 था। H2 में हम ऑक्सीजन का योग करा रहे थे। ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, हम इसका योग कराएंगे, ये क्या बनेगा? H2 ऐसा बन रहा था। तो इसमें देखो जी, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो हम इस अभिक्रिया को नहीं, हम इस अभिक्रिया में नहीं बता सकते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी आ गया है। तो हमें कोई और अभिक्रिया लेनी होगी। आप एक क्षण रुक जाओ। हाँ जी, देखो, हमारे पास एक उदाहरण है कि हम ये वाला लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था कि HCl को यदि हम HCl में ऑक्सीजन का योग करा दें, HCl में
ऑक्सीजन का योग करा रहे हैं तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा Cl2 प्लस H2O। हम इसको एक बार संतुलित कर लेते हैं तो दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो हम इस अभिक्रिया को बोलेंगे कि ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब ये एक उपचयन अभिक्रिया है, ये एक ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया है। अब देखो अगली बात करते हैं। हाँ, अगली बात करते हैं। अगला क्या है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में देख लिया, ठीक है। अगला है अवकरण अभिक्रिया। देखो ये जो है देखो ऑक्सीजन का किसी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है या हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो उस अभिक्रिया को हम अवकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं या अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। आप अपचयन और उपचयन में कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप ऑक्सीकरण से याद रखिएगा। ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का योग है, ठीक है। आप इस बात से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगली जो पॉइंट है ये बोल रही है कि इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा या हाइड्रोजन का योग होगा, इसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो ये देखो अभिक्रिया कैसे होगी कि इसमें देखो जी, हमने एक H2 ले लिया और एक Br2 ले लिया। इसमें हमने क्या किया, इसको हम बना देते हैं HBr, ठीक है जी। अब ये देखो जी, इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का योग है। हमने बोला था कि ऑक्सीजन का ह्रास होना चाहिए या हाइड्रोजन का योग, तो हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है, या अथवा अवकरण अभिक्रिया बोलते थे। अगली अभिक्रिया है कि जब कोई तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व से विस्थापित होता है तो हम इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया। हमने ये देख लिया था, हमने शायद उदाहरण ये किया था कि देखो ये वाला अभिक्रिया NaOH प्लस ये वाला अभिक्रिया जो हमने किया था ना, HCl हमें मिल करके दे रहा है, यहाँ से OH, यहाँ से H इसमें विस्थापित हो जाएगा, ये H2O बन जाएगा जल, और ये क्लोरीन Na के पास, सोडियम के पास विस्थापित हो जाएगा तो हमें बन जाएगा NaCl। ये हमारे पास हो गया विस्थापित अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं। अच्छा, हमने जो पढ़ाया था वो द्विविस्थापन अभिक्रिया था। अब हम एक विस्थापन अभिक्रिया में देख लेते हैं। देखो इसकी जो व्याख्या है वो थोड़ी सी अलग है द्विविस्थापन से, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिक्रियाशील तत्व, मैं इस बात को बताऊंगा कि अभिक्रियाशील क्या होता है। एक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, जैसे कि आयरन जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन जिंक और कॉपर से अधिक क्रियाशील है। देखो जी, ये जो पहले जो ये बोल रहे हैं मैं उसको अब एक बार लिख देता हूँ। आयरन का मतलब होता है कि Fe, आयरन को हम सांकेतिक भाषा में Fe लिखते हैं। तो ये बोल रहा है कि आयरन जिंक और कॉपर को, तो हमने ये लिख लिया आयरन जिंक वाला ले लेते हैं, और जिंक का एक वो बना देते हैं पदार्थ ZnSO4,
और ये बन जाएगा FeSO4 प्लस J। ठीक है जी, तो ये वाली चीज हमारे पास आ गई अंतिम रूप से। तो यही बोल रहे हैं कि देखो इसमें जो है जो आयरन है ये जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब जो इसकी अभिक्रिया करने की जो नियत है वो कहीं ज्यादा है जिंक से। तो ये क्या करता है कि जिंक से इस भाग को छीन लेता है और खुद के पास रख लेता है, ठीक है, और ये जिंक को ऐसे अकेले छोड़ देता है। तो यही बात कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अभिक्रियाशील तत्व, इसमें अभिक्रियाशील तत्व कौन है, तो इसमें जिंक जो आयरन है वो अभिक्रियाशील तत्व है, अधिक अभिक्रियाशील है। अगर हम तुलना करें जिंक से तो जिंक से कहीं ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व आयरन है, Fe है, ठीक है। तो इसलिए इसने Fe ने क्या किया कि इसने जिंक को विस्थापित कर दिया और इसका सल्फेट ले लिया, सल्फेट ग्रुप, इसको सल्फेट बोलते हैं, और इस पूरे भाग को जिंक सल्फेट बोलेंगे। इंग्लिश में भी हिंदी में भी सेम ही नामकरण होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने पहले उसका व्याख्या कर लिया है, पढ़ लिया है। आयनों का आदान प्रदान होता है, ये वाला था द्विविस्थापन अभिक्रिया, आपका गायब हो गया। NaOH हमने जो दिखाया था, NaOH HCl हमें दे रहा था NaCl और H2O। हमारे भोजन में ऑक्सीजन में वृद्धि से भोजन का अपचय तेजी से होता है, जिससे वह विकृत गंध हो जाता है। हमने ये बात पहले भी बताया था कि देखो लोहे में जंग लगना और हमारे खाने का गंध बदलना भी एक तरह का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है। वो सारे चाहे लोहे में जंग लग रहा हो तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण ही हो रहा है, और जो भोजन में गंध आ रहा है वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की ही देन है, ठीक है जी। तो इतना तक हमने पूरे जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हमने पढ़ लिया। अब हम अगले पाठ में अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम प्रश्न उत्तर का डिस्कस करेंगे। उसमें प्रश्न उत्तर देखेंगे कि कौन से प्रश्न हैं, उनके उत्तर क्या हो सकते हैं। तो वो वीडियो में बहुत चला। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमने इस वीडियो में हर एक छोटे पॉइंट को बता रखा है, बता दिया पूरी तरह से। मेरे हिसाब से मैंने इसमें सभी चीज़ों को अच्छे से बता दिया है, कोई भी चीज़ मैंने मिस नहीं किया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है जी। अभी के लिए धन्यवाद।